हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 5 नवंबर 2020। नंबर 1, बाइडेन अहेड बट नो क्लियर विनर येट। With mailed-in votes still being counted in key battleground states through the night of November 3, neither US President Donald Trump nor Democratic candidate Joe Biden emerged victorious after a fiercely fought election for the presidency of a deeply troubled and polarized country. अब तक ये 3 दिन होने वाली है। नवंबर 3 को स्टार्ट हुआ था, आज नवंबर 5 है और अब तक कोई भी रिजल्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है। अभी भी जो बाइडन आगे है, उनको सिर्फ एक और स्टेट चाहिए जीतने के लिए, एंड बट इट्स स्टिल वेरी फार, क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही है और आशा किया जा रहा है कि जो बाइडन ही जीतेंगी, लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते। द टर्नआउट वॉज एक्सपेक्टेड to be 65%, the highest in more than 120 years, as per election data tracker. The US election projects a record-breaking 100 million plus Americans voted early, including by mail. तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि 65% वोट करेंगे लोग, और ये 120 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है जो डेटा ट्रैक किया गया है। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग 100 मिलियन प्लस अमेरिकन ने अर्ली वोट किया और थ्रू मेल किया, इंक्लूडिंग मेल ऑल्सो। Despite both candidates still having a shot at the 270 of 538 electoral college votes needed to win, Mr. Trump prematurely and falsely declared himself victorious. 538 electoral college vote में से 270 is the magic figure. 270 जिसको भी मिल जाएगा वो ये इलेक्शन जीत जाएगी। एंड मिस्टर ट्रंप ने तो पहले ही अपने आप को विक्टोरियस घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं जीत गया, मैं ये हो गया, बट इट वॉज फॉल्सली अक्लेम्ड। ये फॉल्स था एज ऑफ नाउ। और अभी के लिए बाइडेन इज जस्ट वन स्टेट अवे फ्रॉम बिकमिंग द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जो बाइडेन सिर्फ एक और स्टेट की दूरी में है। उनको सिर्फ 6 सीट्स चाहिए टू मैच 270 फिगर, मैजिक फिगर। और अगर ये उन्होंने कर लिया तो he will be the next president of the United States. Next, it is in public interest to set up courts to try lawmakers. Justice N.V. Ramana, leading a 3-judge bench of the Supreme Court on Wednesday, said the court has only public interest and faith in judiciary in mind, while pushing for the setting up of special court to expeditiously try sitting and former MPs and MLAs accused of various crime. जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि वो लोग 3-जज बेंच लीड करेंगी सुप्रीम कोर्ट में, जो एक स्पेशल कोर्ट तैयार करेगी। और वो स्पेशल कोर्ट में जो MPs एंड MLAs के अगेंस्ट जो क्राइम्स है, MPs और MLAs ने जो क्राइम किया है, उनको वो स्पेशल कोर्ट में सुनवाई दी जाएगी। The bench was considering a report filed by a committee of the Madras High Court that raised reservation over the setting up of special courts to exclusively try legislators of various offences. ये एक रिपोर्ट फाइल की गई थी मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। उन्होंने ये कहा था कि ये बेंच को कि आप लोग स्पेशल कोर्ट तैयार करें जो ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं, जो MPs MLAs जिन्होंने क्राइम किया है, उनके अगेंस्ट ये कोर्ट सुनवाई देगी। द कमिटी सेड द स्पेशल कोर्ट कैन नॉट बी ऑफेंडर सेंट्रिक। उन्होंने ये भी कहा कि स्पेशल कोर्ट में ही ये सब कार्रवाई होगी, कोई और कोर्ट में ये ऑफेंडर सेंट्रिक नहीं जाएगी, कोई और कोर्ट में ये सब केस नहीं जाएगी। इट रीजन क्यों नहीं जाएगी? एन MP and MLA who commits an offense under POSCO Act or other special act like Prevention of Corruption Act, Narcotic Drugs, Psychotropic Substance Act can only be tried by a special court created under the POSCO Act. अगर ये सब एक्ट के अंदर कोई भी MP और MLA पकड़े गए तो उनको स्पेशल कोर्ट के अंदर ही ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट के अंदर ही सुनवाई दी जाएगी। एंड देयर कैन नॉट बी अनदर स्पेशल कोर्ट
exclusively for trial of an MP or MLA who commits POSCO offense. और जो MP और MLA POSCO offense करेगी मीन्स करप्शन एक्ट हो या फिर ड्रग्स एक्ट हो, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो, कुछ भी पकड़ी गई, अगर ऐसा कोई ऑफेंस वो करेंगे तो उनको एक ही स्पेशल कोर्ट में उनका सुनवाई दिया जाएगा, दूसरे स्पेशल कोर्ट में उनको ट्रायल नहीं मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली क्लॉक्स ओवर 6,000 cases. Delhi reportedly 6,842 new coronavirus cases on Wednesday as the total tally of the case reached to 4,09,938. दिल्ली में नए केस देखे गए हैं, 6,842 केसेस मिले हैं वेडनेसडे को. दिल्ली फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव डे रिकॉर्डेड मोर देन 6,000 केसेस. ये दिल्ली में सेकंड डे हुआ है लगातार, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, जो 6,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं. अकॉर्डिंग टू द दिल्ली गवर्नमेंट, active cases in the national capital currently stands at 37,369, while 5,797 people recovered from the viral infection in the last 24 hours, taking the total number of recoveries to 3,65,866. तो अब तक एक्टिव केस दिल्ली में है 37,369 और ये देखा गया है कि ये लास्ट 24 आवर्स में 5,797 पीपल रिकवर हुई है और द डेथ टोल ड्यू टू द वायरस स्टैंड्स एट 6,703 और वेडनेसडे को 51 डेथ्स रिपोर्ट की गई, जो डेथ टैली को 6,703 पे जाके खड़ा करता. नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू रिव्यू TRP norms. On a day, the center announced a 4-member committee to be headed by Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati to look into the television rating points system and recommended any change required to make it more robust and transparent. सेंटर ने 4 मेंबर की कमेटी बनाई जिसको लीड करेंगे प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति. उनको ये काम सौंपा गया है कि वो टेलीविजन रेटिंग सिस्टम को ठीक से जांच करे और अगर कुछ चेंजेस जरूरत पड़े ताकि वो और भी ज्यादा फंक्शनेबल हो, और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, और भी ज्यादा क्लियरली इंसान देख सके, कोई उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता. ऐसा अगर कुछ जरूरत पड़े तो वो चेंजेस वो कर सकते हैं. Incidentally, Republic TV is among media organizations being probed in a case of alleged TRP scam. Mumbai police case is that some TV channels were allegedly paying to get the TRP boosted. और ये TRP सिस्टम को चेक करने के लिए ये सेंटर ने ये कदम इसलिए उठाई क्योंकि रिपब्लिक टीवी के ऊपर प्रोब किया गया है केस कि उन लोगों ने TRP स्कैम की है और उन लोगों ने पैसे देकर अपनी TRP को बूस्ट किया है. नेक्स्ट पॉइंट, अर्नब गोस्वामी अरेस्टेड. For Nayak's family, arrest first step in battle for justice. For the daughter and wife of Anvay Nayak, who died by suicide in May 2018 at their Alibag bungalow, along with his mother, the arrest of 3 persons whom he had named in the suicide note, including Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami, is the first step in the battle for justice that has been ongoing for 2 years. अनवर नायक के बेटी ने जो सुसाइड किया था, उनके सुसाइड नोट पे ये लिखा गया था कि अर्नब गोस्वामी भी वो 3 में से एक आदमी है जिसके वजह से उन्होंने सुसाइड किया और ये सुसाइड नोट के जरिए मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया और उनका कहना है कि ये फर्स्ट स्टेप है जो जस्टिस के खिलाफ बैटल करेगी, क्योंकि आजकल की प्रेस को बहुत ज्यादा ही फ्रीडम मिल चुकी है और वो अपने आप को लॉ से भी ज्यादा मानने लगे. इट इज गुड टू बी अ गुड प्रेस वो होता है जो करेक्ट न्यूज करेक्ट टाइम पे दे, हर न्यूज को वो अपने तरफ से देखे, एज अ प्रेस देखे, नॉट एज अ पॉलिटिकल पर्सन, नॉट एज अ पॉलिटिकल पार्टी. आप एक पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज को ज्यादा बढ़ावा दे के नहीं दिखा सकते, आपको बोथ साइड इक्वली मेंटेन करके दिखाना पड़ता है.
और ये चीज़ रिपब्लिक टीवी नहीं कर सकती। वो लोग, और इससे भी रिपब्लिक टीवी की बात नहीं है, ये बहुत सी आजकल की बहुत सी न्यूज़ चैनल है, मीडिया चैनल्स है जो सिर्फ एक तरफ ही इशारा करते हैं, एक तरफ ही दिखाते न्यूज़, ये हर तरफ की न्यूज़ नहीं दिखाते। एंड दैट इज द रीजन दैट टुडे देयर आर सो मेनी प्रोब्स अगेंस्ट द न्यूज़ चैनल्स एंड दे आर सेइंग, और वो लोग कह रहे हैं कि हमारे फ्रीडम ऑफ एक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ न्यूज़ एंकरिंग जर्नलिज्म के अगेंस्ट ये पुलिस कार्रवाई करी है, बट इट्स नॉट ट्रू। अगर आपके पीछे बड़े बड़े हाथ है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। दैट इज नॉट राइट। आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। जर्नलिज्म हैज टू बी जेंटलमैन, यू हैव टू मेक द जर्नलिज्म जेंटलमैनली, नॉट एज अ कावर्ड। आप किसी पे चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते। यू हैव टू बी जेंटल अबाउट इट। दैट्स व्हाट जर्नलिज्म इज, एंड यू हैव टू गिव राइट न्यूज एट राइट टाइम। दैट्स व्हाट जर्नलिज्म इज। Next point. Kerala too withdraws general consent to CBI. A meeting of the cabinet on Wednesday decided to withdraw the general consent accorded to the Central Bureau of Investigation to operate in Kerala voluntarily. केरला में जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें वो लोग डिसाइड किया कि वो लोग सीबीआई को अपने केरला में ऑपरेट नहीं करने देंगे, बिकॉज एट द स्ट्रोक द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अपीयर टू हैव फाउंड the common political cause with other non-BJP ruled states. They included West Bengal, Andhra Pradesh, Rajasthan and Maharashtra. The states have also similarly withdrawn consent to the CBI to operate in the respective jurisdiction freely. जैसे देखा गया कि नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में सीबीआई बहुत ज़्यादा प्रोब करते हैं, एंड दैट इज वाई ऑल द नॉन बीजेपी स्टेट्स हैव गिवन देयर कॉन्सेंट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि वो लोग सीबीआई को अपने स्टेट में जो जुरिडिक्शन है उसमें वो लोग उनको ऑपरेट नहीं करने देंगे, क्योंकि देयर इज नो सीबीआई केसेस इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट्स। बहुत ज़्यादा स्टेट्स में बहुत कुछ होता है, बट वहाँ पे सीबीआई कुछ नहीं करती। इन नॉन बीजेपी रूल स्टेट सीबीआई गो एंड अरेस्ट समबडी, इट्स ऑलवेज इन द न्यूज़, हम लोग हमेशा ये दिखता है। एंड दैट इज वाई द Kerala with support of West Bengal, Andhra Pradesh, Rajasthan, Maharashtra have withdrawn the consent to the CBI to operate in the respective jurisdiction freely. वो लोग सीबीआई को consent विड्रॉ कर लिया कि वो लोग स्टेट में वो लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, GDP will be higher than forecast this year. India's GDP in 2020-2021 is expected to be higher than currently projected by various agencies, with the economy poised to recover fast and reach pre-COVID-19 levels by the end of the year, Finance Minister said on Wednesday. फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया का जीडीपी 2020-2021 में राइज करेगा, और बहुत सी एजेंसीज हैं जिन्होंने ये कहा था, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि इंडिया का जीडीपी 10.3% नेगेटिव में जाएगा और नेक्स्ट ईयर में 9.6% जाएगा, उसके बाद ईयर में शायद राइज कर सकता है 8.8%। बट फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि 2020-2021 में जीडीपी हाई होगा, गिरेगा नहीं। Bearing the risk of a second wave of COVID-19 infection in the country, the improvement in GDP performance would widen the fiscal headroom available for the government to pursue other priorities in spending, the ministry said in its monthly economic report for October. उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड-19 का सेकेंड वेव हिट कर सकता है, ये रिस्क कंट्री को है, और फिर भी हम लोग जीडीपी को इम्प्रूव करने की परफॉर्मेंस करते रहेंगे और हम हमारी जो फिस्कल हेडरूम है उसको भी अवेलेबल कर देंगे, जो हमारी स्पेंडिंग को प्रायोरिटीज देगी। नेक्स्ट, October services sector PMI signals first expansion since February. Indian service sector activity ended the 7-month sequence of decline and registered growth in October, supported by improved market conditions amid easing COVID-19 restriction. After lockdown
7 मंथ ऑफ लॉकडाउन के बाद इंडिया में इंडियन सर्विस सेक्टर ने पहली बार अक्टूबर में ग्रोथ दिखाई दिया है, जो लास्ट दिखाई दिया था फरवरी में। एंड इट इज टू बी ऑनेस्ट दैट फरवरी से भी ज्यादा ग्रोथ अक्टूबर में दिखा है, at 54.1% in October, up from 49.8% in November, in September. सितंबर में 49.8 था, वो बढ़ के अक्टूबर में 54.1 हुआ। The seasonally adjusted Indian service business activity index posted above the 550.0 no change mark for the first time since February. फरवरी में जो 50.0 के अब कुछ नहीं था, अक्टूबर में वो 54.1 हो गया। दिस इज अ गुड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेट्स री-इलेक्टेड। It is an impressive show. All the 4 Indian American Democratic lawmakers, Dr. Ami Bera, Pramila Jayapal, R.O. Khanna, and Raja Krishnamurthy, have been re-elected to the US House of Representatives. चारों के चारों इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेट लॉ मेकर्स जो थे वो लोग यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए री इलेक्टेड हो चुके हैं। द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हैज emerged as a force to be reckoned with for the first time in the history of the US presidential election. यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये पहली बार हुआ है कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी बहुत ज्यादा इमर्ज की है, बहुत ज्यादा ऊपर उठी है। बोथ द डेमोक्रेट एंड द रिपब्लिकन कैंपेन्स had initiated several measures to woo the approximately 1.8 million members of the community who have emerged as a critical voting bloc. देखा गया है बोथ साइड से, डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, 1.8 मिलियन मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी को ये मौका मिला है इमर्ज होने का, और वो लोग बहुत क्रिटिकल वोटिंग ब्लॉक में है जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया एंड टेक्सास। ये हर जगह में ये लोग जो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। नेक्स्ट पॉइंट, यूएस फॉर्मली एग्जिस्ट पेरिस पैक्ट ऑन curbing climate change. The US formally exited the Paris Climate Agreement on Wednesday amid election uncertainty, 3 years after President Donald Trump announced his intent to remove the country from participating in the landmark global pact to reduce greenhouse emissions. President Trump originally announced his intention to withdraw from the agreement in 2017 and formally notified the United Nations last year. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है जो जिसमें बहुत सारी कंट्रीज, मे बी 138 कंट्रीज भाग ली है, और इसमें ये देखा जाता है कि ये जो कंट्रीज इसमें भाग ली है, इन लोगों को ग्रीन हाउस गैस जो एमिट होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, ओजोन लेयर के लिए बहुत खतरनाक है, उनको कैसे रिड्यूस किया जाए, उसको लिमिट में कैसे रखा जा सकता है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट यही देखती है, यही लोग चेक करती है। अगर ये एग्रीमेंट के अंदर है कि अगर आपकी कंट्री ग्रीन हाउस एमिशन बहुत ज्यादा कर रही है तो आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इसमें से यूएस ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये पहले से ही ज्यादा खास नहीं लगता था। 2017 से उनका इंटेंशन था कि वो ये अग्रीमेंट से पीछे हट जाए, डोंट नो व्हाई, मे बी उनका कोई पर्सनल रीजन होगा। एंड उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को ये फॉर्मली नोटिफाई भी कर दिया था कि हमें यहाँ से निकलना है अग्रीमेंट से। और ठीक जैसे ही इलेक्शंस खत्म होने वाली है, कल ही उन्होंने ये पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से अपना रिजिग्नेशन दे दिया, वहां से यूएस को बाहर निकाल दिया। Whereas Biden announced that the US government under his leadership would be rejoining the agreement in exactly 77 days. और बाइडन ने ये कहा है कि अगर वो जीत गए कल तो वो अग्रीमेंट को वापस से ज्वाइन कर लेंगे, और इन 77 डेज, क्योंकि आप एक बार निकल जाते हो तो 77 डेज बाद ही ज्वाइन कर सकते हो। तो बाइडन ने कहा है कि वो 77 डेज बाद ही एग्जैक्टली उसी दिन ज्वाइन कर लेगी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को।
एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंट डेज, और 5 नवंबर का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।